चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है साइट्स, मोड्स एंड लेयर्स। तो इसमें अब जो कंसेप्ट्स हम सीखेंगे, उन कंसेप्ट्स की मदद से इसके पहले वाले टॉपिक में जो कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए थे, जिनका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिल पा रहा था, वो फिर कन्फ्यूजन्स कैसे दूर हुए, उसको समझने में फिर इन कंसेप्ट्स की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने इसके पहले देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट कन्फ्यूज़ हैं कि जो भी सामान हड़प्पा की अलग-अलग जगहों से मिल रहा है, ये किसी तरीके से 6th से लेके 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बीच में फिट कर दो। प्रॉब्लम ये है कि वो किसी तरह से फिट हो नहीं रहा है। तो कैसे आखिर इन लोगों को समझ में आया कि भैया ये जो सामान मिल रहा है, ये इस टाइम पीरियड से बहुत पहले का है, कम से कम 3000 साल पुराना है, या फिर इससे जो है कम से कम 3000 साल पहले ये कहानी चली जाती है। आखिर इनको कैसे समझ में आया? कैसे इनके ये कन्फ्यूजन्स दूर हुए? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमको ये कांसेप्ट समझना ज़रूरी है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होते हैं, मोड्स क्या होते हैं और अलग-अलग आर्कियोलॉजिकल लेयर्स किनको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले ये कांसेप्ट समझते हैं, फिर इसके पहले वाले टॉपिक में जो कन्फ्यूजन है, इसका जवाब आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे तलाशा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलें, देखते हैं इसे। Archaeological sites are formed through the production, use, and discarding of materials and structures. When people continue to live in the same place, their constant use and reuse of the landscape results in the build-up of occupational debris called a mound. मतलब ये कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स किसी भी जगह पर ऐसे बनती हैं कि अगर कहीं पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कोई चीज़ अगर बनाई जा रही है, कुछ चीज़ों का अगर इस्तेमाल हो रहा है और कुछ चीज़ें डिस्कार्ड की जा रही हैं, उनको बनाने के लिए जो मटेरियल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर अगर आप रह रहे हो, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जो रीबिल्डिंग वगैरह हो रही है, जो मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल साइट्स को का कंस्ट्रक्शन करती हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर रहना शुरू करते हैं। एक अपन मान लेते हैं कि कुछ हज़ार साल पुरानी बात है। आप एक पर्टिकुलर जगह पर आए और आपने यहाँ पर रहना शुरू किया। पहले आप और आपके साथ में 2-3 लोग ही थे। आपने एक छोटा-सा हट बना लिया, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। छोटा-मोटा एक झोपड़ी डाल के। अब यहाँ पे रहोगे तो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, खाने-पीने के लिए कुछ बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, बैठने ओढ़ने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पानी वगैरह लाने के लिए किसी पॉटरी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह-वगैरह। अब आपने 2-3 लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कुछ चीज़ें, ये सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ सामान बना लिया। अब टाइम के साथ में ये जो सामान है यूज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है घिसेगा, एक वक़्त के बाद में खराब होगा तो फिर आपको जो खराब या टूटा हुआ सामान है उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा और नया सामान लेकर आना पड़ेगा। नए प्रोडक्ट नया जो आपकी जो चीज़ें हैं जो यूज़ की उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वक़्त के साथ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से घर बढ़ते चले जाएँगे। इससे होगा ये कि जो प्रोडक्शन हो रहा है ज़रूरत की चीज़ों का, उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होना है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कभी-कभी बनाते-बनाते आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ परफेक्ट नहीं आ रही तो फिर डिस्कार्ड भी करना पड़ेंगे काफ़ी आधे-अधूरे बने हुए सामान। इस तरीके से एक जगह पर रहते हुए आपने काफ़ी सारे अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे रहते हैं तो अपनी बेसिक ज़रूरत का सामान जो है वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसका यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से वहाँ पर ये सामान कई बार उस सामान को डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सामान जो आप फेंकते चले जा रहे हो ये भी एक जगह पे इकट्ठा होता चला जा रहा है। लेट्स से कि आपने कुछ प्लेट्स हैं जो मिट्टी की बनी हुई थी और एक मटका जो था जो फूट गया, आपने उनको फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। कुछ वक़्त तक एक जगह पे वो पड़ा रहा, उसके बाद जो आपका जो विंड के इरोजन्स और बाकी सारे आपके जो फैक्टर्स होते हैं, उन सब के चलते मिट्टी ने उसको ढकना शुरू कर दिया और उसको प्रिज़र्व कर लिया। ऐसे होते-होते कई आपका काफ़ी वक़्त तक टाइम निकल गया। जैसे-जैसे आपकी जनरेशंस बढ़ती चली गईं, जैसे-जैसे यहाँ पे लोग बढ़ते चले गए, काफ़ी जनरेशंस तक लोग रहते रहे, तो पता चला कि वक़्त के साथ में उन्होंने जो पुराने मकान थे, वो भी अबैंडन कर दिए। उनको मकान बनाने का नया तरीका मिल गया। तो या तो पुराने मकान तोड़ के उनका सामान भी आपने फेंक दिया इस तरीके से और उसकी जगह पे नए-नए और मॉडिफाइड किस्म के मकान बनाना शुरू कर दिए। या फिर ये है कि वो जो साइट थी, उसी को आपने छोड़ दिया और थोड़ा-सा उससे दूरी पर जाकर आपने मकान वगैरह बनाया और वहाँ रहना शुरू कर दिया। ईदर वे, अगर आपने अपने मकान तोड़ के उनका स्ट्रक्चर का सामान फेंक दिया या फिर उनको अबैंडन करके उसके आस-पास में कहीं नए मकान बना लिए, वियर एंड टियर होगा, विंड एंड इरोजन अपना असर दिखाएँगी। जो अर्थ के दूसरे आपके फैक्टर्स होते हैं वो असर दिखाएँगे और वक़्त के साथ में वो खंडर में कन्वर्ट होगा, वक़्त के साथ में वो ज़मीन में दबने लगेगा और इस तरीके से वहाँ पर एक मोंड बनने लगेगा या फिर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ये सब इकट्ठी होती चली जाएँगी और इनके ऊपर मिट्टी जो है एक टीला बनाती चली जाएगी। अब ये जो साइट है जहाँ पर इस तरीके का काम ये कई जनरेशंस तक होता चला जाएगा, ये अगर यहाँ से लोग अब किसी वजह से किसी कारण से चले गए और ये पूरा का पूरा जो इलाका है कई सौ सालों तक या काफ़ी लंबे वक़्त तक अगर खाली रह गया,
तो फिर मिट्टी इसको पूरा का पूरा ढक लेगी। इस तरीके से एक आर्कियोलॉजिकल साइट तैयार हो जाएगी और एक आर्कियोलॉजिकल मोल्ड तैयार हो जाएगा। अब अगर कभी यहाँ पे खुदाई हुई तो खोदते-खोदते ये जो सारा का सारा सामान यहाँ प्रिज़र्व हो गया है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वही बात लिखी हुई है कि अगर किसी जगह पर लोग लगातार रहते हैं, चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको डिस्कार्ड करते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स तोड़ते ब बनाते रहते हैं, मॉडिफ़ाई करते रहते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल साइट का निर्माण होता है। अब एक ही जगह पर अगर कई वक़्त काफ़ी लंबे वक़्त तक अगर लोग रहते हैं, कई पीढ़ियाँ अगर एक ही जगह पर रहती हैं, तो चीज़ों का लगातार यूज़ और रीयूज़ होता रहता है। चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं, यूज़ होती हैं, फिर रीयूज़ होती रहती हैं। घर का जो आपका इलाका है, उसको भी आप वक़्त के साथ में मॉडिफ़ाई करते चले जाते हो, अपने आस-पास की सराउंडिंग्स को भी आप चेंज करते चले जाते हो। इस पूरी प्रोसेस में कई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, कई पुरानी चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं, कई चीज़ों को अबैंडन कर दिया जाता है, कई चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है और चलता रहता है काम ऐसे ही। जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं, जो अबैंडन कर दी जाती हैं, कहीं तो जाकर फेंकी होंगी, फिर ज़मीन उसको अपने अंदर समेटने लगती है, उसके ऊपर मिट्टी के जो हैं परतें जमना शुरू हो जाती हैं और वक़्त के साथ में अगर किसी ने नहीं छेड़ा, तो वो अपना गायब हो जाती है। फिर वहाँ पे आपको दूर से देखने में लगता है कि मिट्टी की कुछ उठी हुई लेयर्स हैं, टीले जैसा बन रहा है। अब अगर ये जगह छोड़ के आप परमानेंटली चले गए, तो फिर ये पूरा का पूरा ज़मीन जो है किसी ने आपका ये पूरा का पूरा जो इलाका है कुछ और कई सौ सालों तक अगर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया, तो फिर ये पूरा का पूरा मिट्टी के नीचे दब जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा-सा जो है मोंड तैयार हो जाएगा या फिर एक बड़ा-सा जो है आप कह सकते हैं कि एक ऑक्यूपेशनल डेब्रिस तैयार हो जाएगी। इस तरीके से एक डेब्रिस तैयार हो जाएगी जिसके ऊपर के हिस्से में तो मिट्टी है बट इसको अंदर अगर खोजा गया तो यहाँ पे सामान मिलेगा। अब ये ऑक्यूपेशनल डेब्रिस वाली जो ये जो मोन्ड्स हैं, यही कहलाती हैं आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है? ये अपने को ध्यान रखना है। खैर, ये मोंड वगैरह बन गया, आप यहाँ पे अभी भी रह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, जो सामान आप डिस्कार्ड करते चले जा रहे हैं, उसके अपने मोंड्स वगैरह बनते चले जा रहे हैं। अब अगर किसी वजह से आप यहाँ से चले गए, वही बात जो मैंने कही थी कि अगर आपने जगह को छोड़ दिया परमानेंटली या ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए, किसी भी वजह से अगर लोग यहाँ से चले गए, तो ये जो मकान-वकान है, वक़्त के साथ में ये खंडर हो जाएँगे। ये जो छोटा-मोटा मोंड था, इसके ऊपर भी मिट्टी इकट्ठी होती चली जा रही है। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मकान खंडर होंगे, टूटेंगे, फूटेंगे और ये पूरा का पूरा इलाका अगर कई 100 सालों तक छोड़ दिया गया है अनडिस्टर्ब, तो ये पूरा का पूरा मिट्टी के नीचे दब जाएगा, टीला बन जाएगा और ये एक ऑक्यूपेशनल मोंड तैयार हो गया और इसी को हम लोग एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी बोल सकते हैं क्योंकि जब खुदाई होगी, इसी के अंदर से फिर अपने को सामान देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब क्या? जहाँ से आपको सामान मिलता है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का खुदाई करने पर, ठीक है? ये बनता कैसे है? लोग अगर एक ही वक़्त पर एक ही जगह पर काफ़ी जनरेशंस तक रहते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल, यूज़, रीयूज़ और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इस सब के चलते काफ़ी बड़ी मात्रा में कई चीज़ें डिस्कार्ड की जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो डिस्कार्ड होती जाती हैं, वक़्त के साथ में ये एक्यूमुलेट होती चली जाती हैं। इन सब के चलते एक ऑक्यूपेशनल डेब्रिस तैयार होता है। वक़्त के साथ में इसी के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ती चली जाती है और ये बन जाता है मूंड। अब अगर ये पूरी की पूरी साइट छोड़कर आप चले गए किसी वजह से, ब्रीफली एक सेट लंबे वक़्त तक के लिए चले गए, परमानेंटली छोड़ के चले गए, जैसे हड़प्पा में हुआ था, तो फिर ये पूरा का पूरा इलाका कई जनरेशंस में कई 100 साल तक अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो मिट्टी के नीचे दब जाएगा और यहाँ पर इस तरीके एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक मूंड तैयार हो जाएगा जिसको खोदा गया और उसके अंदर से फिर सामान मिलेगा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का और वो आर्कियोलॉजिकल साइट कहलाएगा। अब ये इस तरीके का सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मूंड क्यों बनता है किसी भी जगह पर? तो इसका सिंपल सा जवाब है, खुद कर देखिएगा कहीं पर कुछ सामान छोड़ दीजिए और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिएगा। वक़्त के साथ में उस पर्टिकुलर सामान के ऊपर मिट्टी की परतें या लेयर चढ़ने लगती हैं एंड कुछ वक़्त में ऐसा लगता है कि अच्छा खासा जो है सामान गंदा-संदा हो गया। अब अगर आप उसको कई 100 सालों तक इसी तरह से छोड़ दोगे, कुछ 100 सालों के बाद की अगर स्थिति की बात की जाए तो वो पूरा का पूरा जो सामान है मिट्टी की एक बड़ी परत के नीचे दब चुका होगा क्योंकि विंड की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, वाटर की अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी एक जगह से मिट्टी को उठा के किसी दूसरी जगह पर सेटल करता है। ये जो इरोज़नल एंड डिपोज़िशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये लगातार चलती रहती हैं। ये बंद नहीं होती और इनके बंद ना होने के कारण, इनके लगातार चलने के कारण, कोई एक जगह कुछ 100 सालों में अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो बिल्कुल ही पहचान में आना बंद हो जाती है। इतना ज़्यादा वहाँ पर उसके लैंडस्केप में चेंजेज़ वगैरह आते चले जाते हैं। Occupations are detected by traces of ancient materials found in layers, which differ from one another in color, texture, and the artifacts that are found in them. Abandonment or desertion, what are called sterile layers, can be identified by the absence of such traces. तो जो पहला पॉइंट है कि अगर इस तरीके का कोई आपको मोंड मिल गया, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट मिल गई या फिर कोई जगह अगर आपको मिल गई, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई रहा करता था और रहा भी करता था, तो फिर कितना पुराना वो टाइम पीरियड रहा होगा जिसमें वो रहा करता था, आपको कैसे पता चलेगा? उसका जवाब ये है कि किसी जगह पर अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे लोग रहते थे या नहीं रहते थे, रहते थे तो कितनी मात्रा में रहते थे और कितना पहले रहा करते थे, इसको देखने के कुछ तरीके हैं। आपको लेयर्स में जो भी सामान मिलेगा, लेट्स से कि आपके पास में एक बड़ा-सा इस तरीके का मोंड है। यहाँ पर अब जब लोग रहा करते रहे होंगे तो इतने इस यहाँ पे कोई सामान वगैरह रहा होगा, वो सब यहाँ प्रिज़र्व्ड है। उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठी होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई और मिट्टी की एक पूरी की पूरी लेयर आ गई। उसके बाद में
इस तरीके की लेयर्स वगैरह जो है पड़ती चली गई और एक आप कह सकते हैं बड़ा सा एक मोंड वगैरह जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर जब आप खोदना शुरू करेंगे तो कितना गहराई में जाकर आपको सामान मिलना शुरू हुआ, उसके बेसिस पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर इस पर्टिकुलर गहराई पे आपको सामान जो है वो मिला है। यहाँ से खोदना शुरू किया था, तो ग्राउंड से इसकी हाइट इतनी थी और खोदते, 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 खोदते हम यहाँ पर चले गए। इतनी हाइट पर जो है आपको जाकर सामान मिला है। इसको हम लोग कैपिटल एच बोल देते हैं, ये स्मॉल एच है। तो इतनी हाइट पर जाकर जो है आपको सामान मिला है, तो मिट्टी को कितने साल लगे होंगे अनडिस्टर्ब तरीके से इरोजन और डिपोजिशन एक्टिविटीज करते-करते इतनी लेयर्स चढ़ाने में। उसके बेसिस पर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये सामान यहाँ पे रहने वाले लोग कितना पहले रहे होंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये कि एक चीज़ और होती है। सपोज़ कर लीजिए कि एक यहाँ पर लोग रहा करते थे और उनका जो सामान था वो इस लेयर पे आपको देखने को मिलता है। फिर लोग यहाँ से चले गए, उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर डिपॉज़िट हो गई और पूरा का पूरा लैंडस्केप बदल गया। अब कुछ 100 सालों बाद यहाँ पे कुछ लोग आए, उनको पता ही नहीं है कि इस लेयर के नीचे भी कुछ और यहाँ पे लोग रहा करते थे, उनके अवशेष या सामान है। उन्होंने रहना शुरू कर दिया यहाँ पर, उन्होंने भी अपना एक जो है लेयर अपना जो सामान था उसका एक ऑक्यूपेशनल डेब्रिस और एक मोंड बनाया। फिर वो भी किसी वजह से चले गए, फिर एक लेयर आ गई और ऊपर फिर कुछ लोग जो हैं अब आके रहना शुरू हो गए। उन्होंने खुदाई करी, एक लेयर तोड़ के यहाँ तक पहुँचे, उनको पता चला यार यहाँ पे सामान मिल रहा है, मतलब यहाँ कुछ लोग और रहा करते थे। इसके और आपने फर्दर खुदाई करी तो एक सर्टेन लेयर के बाद में फिर आपको सामान देखने के लिए मिला यहाँ पर, मतलब इसके और भी पहले कुछ लोग यहाँ पे रहा करते थे। इस तरीके से आपको एक अंदाजा लगता चला जाएगा कि एक ही जगह पर कितने लोग जो हैं अलग-अलग कालखंडों में रहे हैं। और बीच में जो ये लेयर है जिसमें आपको सामान नहीं मिल रहा है, ये वो लेयर्स या फिर ये वो टाइम पीरियड रहा होगा जिसमें अबैंडनमेंट हुआ था। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें यहाँ पर कोई नहीं रहा होगा। यहाँ पर सामान मिल रहा है मतलब यहाँ पे लोग थे इस टाइम पीरियड में। इसके बाद छोड़ के चले गए तो यहाँ पे विंड ने अपना इरोजन एंड डिपोजिशन की एक्टिविटीज दिखाई। लोग बाग यहाँ पे आए नहीं, कोई रहा नहीं, तो इस पर्टिकुलर लेयर में मिट्टी का एक जो एक सर्टेन हाइट है इसमें कोई आपको देखने को नहीं मिला। तो ये अबैंडनमेंट का पीरियड था। फिर यहाँ पे लोग आके बस गए और यहाँ पे रहना शुरू हुए। यहाँ पे फिर एक सर्टेन लेयर में आपको सामान देखने को मिल रहा है और उसके बाद में फिर एक लेयर है जिसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। मतलब यहाँ पे लोग रहे होंगे, उसके बाद फिर लोग छोड़ के चले गए, फिर एक अबैंडनमेंट का पीरियड आ गया और उसके बाद फिर आपको सामान मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग-अलग लेयर में जो सामान मिलता है, उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई कौन कब यहाँ पे रहा। उसके बाद में फिर सब्सिक्वेंटली अगली कितनी लेयर तक या कितनी डेप्थ तक आपको सामान नहीं देखने को मिल रहा, मिट्टी एज इट इज खाली जा रही है, उससे समझ में आएगा कि अबैंडनमेंट कितना रहा है और उसके बाद फिर आपको कब सामान देखने को मिलने लगा, उससे ये समझ में आएगा कि अबैंडन कि उसके और पहले यहाँ पे कौन रहा करता था। तो ये तरीका है जिसकी मदद से अपने को समझ में आता है कि भाई कौन कब रहा करता था किसी टाइम पीरियड में और कौन कितना पहले रहा करता था। जैसे सबसे पहले जो लोग रहा करते रहे होंगे उसकी जो लेयर है वो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगी और सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो लोग आए उनकी लेयर उस तरीके से हमको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अब ये जो लेयर्स हैं जिसमें हमको कुछ देखने को नहीं मिल रहा, जो एकदम खाली हैं, जो ये बता रही हैं कि यहाँ पे डिजर्शन हुआ था, ये टाइम पीरियड जिसमें कोई यहाँ पे नहीं रहा, ये जो लेयर्स हैं इनको कहा जाता है स्टेराइल लेयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने किसी जगह को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, डेजर्ट कर दिया और उसके बाद में उस जगह को, उस लैंडस्केप को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया, जमीन ने आपका नेचर ने विंड एंड इरोजन एंड डिपोजिशन की एक्टिविटीज वगैरह करी, विंड वाटर और बाकी सारे अपने एजेंट्स वगैरह की मदद से, तो ये जो लेयर्स जनरेट होती हैं जिसमें कोई सामान देखने को नहीं मिल रहा, चाहे यहाँ पर हुई हो चाहे यहाँ पर हुई हो, इस तरीके से अगर ये मूंड और गहरा होता, इसके नीचे एक और लेयर होती, तो यहाँ पर बीच में ये जो एक और लेयर डेवलप हो गई है जिसमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा, इनको कहा जाता है स्टेराइल लेयर्स। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्टेराइल लेयर्स हैं? सिंपल सा जवाब है, इसमें कोई ट्रेस या कोई सामान देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वही बात जो है कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशंस आर डिटेक्टेड बाय ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट मटेरियल्स फाउंड इन द लेयर। जब कहीं पे किसी मोड में, किसी एंशिएंट साइट में खुदाई करना शुरू करी, अलग-अलग लेयर्स में सामान मिलते चले जाएंगे। सामान मिल रहा है इसका मतलब कोई यहाँ पे रहा करता था, ये जगह कभी किसी टाइम पीरियड में लोगों के द्वारा ऑक्यूपाई की गई होगी। जितना गहराई तक में आपको सामान मिलेंगे, जितना गहरे में सामान मिल रहा है वो लोग जो है उतना पहले वहां पे रहा करते रहेंगे। एंड ये सारा का सारा सामान, एक तो वो जो मिट्टी जिसमें ये दबा होगा उससे जनरली इसका कलर अलग होगा, अलग अलग तरीके के डिस्टिंक्ट हमको सामान वगैरह जो है इसमें दबे हुए प्रिजर्व तरीके से देखने को मिलेंगे। जिन लेयर्स में सामान ना मिले मतलब वो लेयर्स स्टेराइल लेयर्स हैं। ये वो लेयर्स हैं या ये उस टाइम पीरियड में बनी होंगी जब किसी तरीके का कोई ऑक्यूपेशन यहाँ पर नहीं था और नेचर अपनी तरफ से जो है यहाँ पे अपनी इरोजनल एक्टिविटीज वगैरह की मदद से लैंडस्केप को चेंज कर रही थी। Generally, the lowest layers are the oldest and the highest are the most recent. The study of this layer is called stratigraphy. तो यही बात मैंने आपको भी बताई भी है कि अगर किसी जगह पर लोग रहे, उन्होंने अपना सामान वगैरह जो है डिस्कार्ड किया, उसके चलते एक आपका ऑक्यूपेशनल मोड या फिर एक लेयर बन गई जिसमें उनका सामान था, फिर वो छोड़ छाड़ के चले गए। उसके बाद में विंड ने अपनी डिपोजिशनल एंड इरोजनल एक्टिविटीज दिखाई, फिर कोई रहने आ गया, फिर छोड़ के चला गया, फिर कोई रहने आ गया। ऐसे करते करते कई सारी जो लेयर्स बन जाती हैं, इसमें ये आपकी स्टेराइल लेयर्स हैं। इन लेयर्स में ऑक्यूपेशन था एंड
जो लेयर सबसे ज्यादा पुरानी या फिर वो लोग जो सबसे पहले रहे होंगे, उनका जो लेयर है वो सबसे डीपेस्ट में हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहली लेयर, सबसे पहले रहने वाले लोग, फिर आपका स्टेराइल लेयर, उसके बाद कोई और आया होगा तो उसकी लेयर, फिर एक स्टेराइल लेयर, फिर उसकी लेयर, फिर इसकी लेयर। तो वही बात लिखी हुई है कि जब आप खोजना शुरू करोगे तो सबसे पहले जो लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहली लेयर्स पर जो ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, वो सबसे नया ऑक्यूपेशन था, वो सबसे लेटेस्ट लोग रहे होंगे जो आके रहे होंगे, जो यहाँ पर आकर सेटल डाउन हुए होंगे। और जैसे जैसे आप खोदते खोदते नीचे की तरफ में जाओगे तो सबसे डीप में जो लेयर्स देखने को मिलेंगी, वो सबसे पुराने लोग थे, वो सबसे पुराना ऑक्यूपेशन था जो यहाँ पर हुआ होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जनरली जो सबसे लोएस्ट लेयर्स होती हैं, सबसे नीचे की तरफ में जो लेयर्स देखने को मिलती हैं, वो सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट लेयर होती हैं। और सबसे शुरुआती, जरा सा खोदने पे जो लेयर सबसे पहले आपके हाथ में आती है, जहां से आपको सामान मिलना शुरू होता है, वो सबसे रिसेंट लेयर्स होती हैं। अब ये जो पूरी की पूरी स्टडी होती है, जिसमें अलग अलग लेयर्स में क्या सामान मिला, क्या सामान नहीं मिला, ये सामान अब जो इसमें मिल रहा है वो इससे कितना अलग है, यहाँ पे जो दोनों में सामान मिल रहा है वो इससे कितना अलग है, उसके बाद फिर ये जो सामान मिला है, ये लेयर्स की जो बीच में स्टेराइल लेयर्स हैं, उनकी कितनी कितनी जो आपकी डेप्थ है, जिससे ये अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे कितने वक्त तक जो है ये जगह आपका अनडिस्टर्ब छोड़ी गई थी। इन सब चीजों के बेसिस पर फिर ये अंदाजा लगाना कि कौन सी लेयर किस टाइम पीरियड की रही होगी, ये 1000 साल पुरानी है, ये 1500 साल पुरानी है, ये 2000 साल पुरानी है। ये सारे जो अंदाजे लगाने, ये जो सारी स्टडी की जाती है, ये लेयर्स की पूरी स्टडी को आर्कियोलॉजी में कहा जाता है स्ट्रैटिग्राफी। एक सवाल बनता है कि स्ट्रैटिग्राफी किसकी स्टडी है, तो याद रखिएगा ऑक्यूपेशनल मोड में किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे वेरियस लेयर्स जो मिलती हैं, जब उनको स्टडी करके उनके अंदर का सामान अपने हाथ लगता है, उनकी जो स्टडी करके हम लोग अलग अलग फिर उनको टाइम फ्रेम में सेटअप करते हैं, ये पूरी की पूरी स्टडी कहलाती है स्टैटिग्राफी। ये जो अलग अलग लेयर्स की स्टडी होती है, इसको हम लोग स्टैटिग्राफी कहते हैं, स्टैटिग्राफी के नाम से जानते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। Artifacts found in layers can be assigned to specific cultural periods and can thus provide the cultural sequence for a site. वही बात जो मैंने कही यहाँ पे कि जो अलग अलग लेयर्स में आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, ये जो सबसे टॉप की लेयर है, इसमें जो आर्टिफैक्ट मिलेंगे वो सबसे रिसेंट जो पास्ट है उसके आर्टिफैक्ट्स होंगे। अपन मान लेते हैं लेट से 500 साल पुराने हैं या 700 साल, या लेट से अपन इसको मान लेते हैं कि भाई ये 700 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं, है ना। इसी तरीके से इसके बाद ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले, इनको स्टडी कर करा के अपने को पता चला कि इनके बीच की लेयर की लेंथ डेप्थ इतनी है, तो इतना डेप्थ बना, इतनी लेयर बनाने में नेचर को इतना वक्त लगा होगा, और सामान इस टाइम पीरियड का मिल रहा है, ये सब लगा लोगों के आपने अंदाजा लगाया कि ये हो ना हो ये 1500 साल पहले जाता है। और उसके बाद वाली लेयर का आपने लगा लिया कि साहब ये 3500 साल पहले हुआ था, उससे कम का नहीं हो सकता। तो इससे अपने को एक कल्चरल सीक्वेंस मिल जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले मनुष्य लगभग 3500 साल तक रहा, 3500 साल पहले रहा, फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक रहा होगा, उसके बाद में कोई यहाँ पे देखने के लिए मिला नहीं। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर लेयर में कोई सामान नहीं है, मतलब यहाँ कोई देखने के लिए मिला नहीं, कोई यहाँ पे आया नहीं। फिर एक वक्त के बाद में लोग आना शुरू हुए। अब ये लेयर जिस हाइट पर है या जिस डेप्थ पर है, उसके हिसाब से ये 1500 के आसपास बनता है। फिर यहाँ पे इसको छोड़ छाड़ के चलेगा आपका 1400 या 1300 में या 1100 में, उसके बाद फिर एक सर्टेन टाइम तक कोई नहीं देखने को मिलता। फिर 700 साल पहले यहाँ पे लोग बसे थे आके, फिर वो 200-300 साल पहले चलेगा, और उसके बाद में ये लेयर। इस तरीके से जो अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स में जो सामान मिला है, और उनके बीच में वो लेयर्स जिनमें सामान नहीं भी मिला है, स्टैटिग्राफी में इन सबको जब आप स्टडी करते हो, अलग अलग जो लेयर्स हैं उसमें जो आर्टिफैक्ट्स आपको मिलते हैं उनको स्टडी करते हो, तो एक तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो सामान मिल रहा है वो इससे मैच कर जाए और यहाँ पर जो सामान मिल रहा है इससे मैच कर जाए। ऑब्वियस सी बात है, 3500 साल पहले का जो सामान होगा वो 1500 साल पहले जो सामान मिला होगा उससे अलग होगा, और इन टाइम पीरियड्स में जो सामान मिले होंगे वो 700 साल पहले जो सामान मिला होगा उससे अलग होगा। तो अलग अलग टाइम पीरियड में जो ये आर्टिफैक्ट्स आपको अलग अलग लेयर्स में मिलते हैं, इनको आप अलग अलग कल्चरल पीरियड्स में असाइन कर सकते हैं। अलग अलग जो आपके टाइम पीरियड गए हैं, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, इनके अलग अलग आपके कल्चरल पीरियड बनाएंगे। जैसे आयरन एज हो गई, कॉपर एज हो गई, ब्रॉन्ज एज हो गई, आपका स्टोन एज हो गई। स्टोन एज में भी पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरीके से अलग अलग जो एजेस बनाई जाती हैं, इसमें फिर आप कौन से स्पेसिफिक कल्चर में या फिर कौन से स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड में ये सामान बना होगा, उसका आप एक अंदाजा लगाकर उसको इस कल्चरल पीरियड में रख सकते हैं। और उससे फिर आपको एक सीक्वेंस का भी अंदाजा मिल जाता है कि यार यहाँ पे कौन कौन सा कल्चर किस किस टाइम पीरियड में आया। जैसे ये जो 3500 साल पहले का या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड है, ये एक सर्टेन कल्चर का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे सामान बना। फिर ये वाला जो है इस सर्टेन कल्चर के टाइम पीरियड में बना था, ये इस टाइम पीरियड का हो गया। ऐसे आपको इस पूरी की पूरी साइट की कल्चरल सीक्वेंस भी जो है पता चल जाती है, और उससे एक अंदाजा लग जाता है कि कितने हजार सालों से मनुष्य यहाँ पे रहे थे, बीच में कब कब छोड़ के गए थे, और यहाँ पर जो अलग अलग सभ्यताएं बसी वो आपस में कितनी अलग थी, या उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी थी। ये सारे के सारे फैक्टर, ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। इस लेयर से समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरह से ये क्लियर हो जाएगा। या ये वाली लेयर से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये वाला फोटोग्राफ देखिए। अब इस तरीके से ये जो जगह है, इसको अगर लंबे वक्त तक छोड़ दिया गया खाली, तो यहाँ पर एक इस तरह का टीला बन गया।
एक तरीके का मोंड जो है वो तैयार हो गया। अब आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके दिमाग में वो सवाल उठेगा कि इसके चारों तरफ जो है सब कुछ एकदम सपाट है, यही इलाका काहे को उठा हुआ है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो गई। दिमाग में घंटी तो बजेगी, हो सकता है शायद ये आर्कियोलॉजिकल मोंड हो या फिर एक आर्कियोलॉजिकल साइट हो, तो यहाँ पे जाके खुदाई वुदाई कर लेते हैं। इस तरीके से दिमाग में विचार आ सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको इस तरीके से एक टेरेन देखने को मिले कि बाकी सारी जगहों पर चीजें नॉर्मल है, एकदम से कहीं भी जाके यार कुछ ये उठाव क्यों दिख रहा है, तो ये इस तरीके से मोन्स वगैरह जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एक तो ये हो गया। अब इन मोन्स को जब खोजना शुरू किया जाएगा तो उसमें फिर इस तरीके से अलग अलग लेयर्स मिलेंगी। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग लेयर्स देखने को मिली हैं। एक ये अलग तरीके की मिट्टी है, फिर उसके ऊपर ये अलग अलग तरीके की मिट्टी है, एकदम ही अलग समझ में आ रही है मिट्टी की लेयर है, और इस तरीके से फिर आप टॉप तक आए हो। अब ये अलग अलग मिट्टी की लेयर अलग अलग कालखंड में जमी होगी यहाँ पर आकर, तो उससे अपने को समझ में आता है कि यहाँ पर विंड एंड इरोजन ने क्या क्या कारनामे किए हैं। अब किस लेयर में क्या सामान मिलेगा और वो लेयर फिर कितने हजार साल पहले बनी होगी, कितना टाइम पीरियड उसको लगा होगा, उसके बेसिस पर फिर हम लोग उसके सामान को जमाएंगे और उसका फिर उसकी मदद से फिर कल्चरल सीक्वेंस वगैरह बनाया जाएगा, जो यहाँ पर दिखाया गया। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी जगह पर कोई आदमी ना रहा हो, किसी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी ना हुई हो, और नेचुरली एक के बाद एक आपका नेचर ने अगर मिट्टी के अलग अलग लेयर्स को चढ़ाया हो, तब हमको ये देखने को मिलता है कि लेयर्स एकदम स्ट्रेट लाइन में जमती हैं। जैसे कि यहाँ पे चौक जो है वो अलग एक स्ट्रेट कह सकते हैं कि एक पैटर्न में जमी हुई है। लंदन क्ले जो है उसके ऊपर एक अलग एक स्ट्रेट पैटर्न में जमी हुई है। टेरेस का जो ग्रेवल है वो अपने आप में एक अलग एक स्ट्रेट पैटर्न में जमा हुआ है। मगर अगर मनुष्य कहीं पर रहता है तो जरूरी तो है नहीं कि सारे के सारे जो मनुष्य अगर किसी भी जगह पर रहता है तो कितने टाइम पीरियड तक रहेगा आपको ये तो पता नहीं है। हो सकता है कि एक कालखंड में एक जगह पे मनुष्य ज्यादा लंबे वक्त तक रहा होगा, एक कालखंड में मनुष्य उसके कंपैरिजन में कम वक्त में रहा होगा। तो जब मनुष्य किसी जगह पर रहता है तब आपको इस तरीके की स्ट्रेट लेयर्स एकदम एक दूसरे के पैरेलल देखने को नहीं मिलती। तब इस तरीके का जो है चेंज हमको समझ में आता है, इस तरीके की अनइवननेस देखने को मिलती है। जैसे यहाँ देखिए, ये अनइवन है अपने आप में, ये बड़ी अनइवन है, ये बड़ी अनइवन है, इस तरह से। अगर नेचर ने इनको जमाया होता, नेचर यहाँ पे मनुष्यों की कोई एक्टिविटी ना हुई होती, तो ये लेयर्स इस तरीके से एकदम स्ट्रेट एक दूसरे के पैरेलल जमती। मगर क्योंकि नेचर ने छेड़खानी यहाँ पे मनुष्यों ने छेड़खानी करी है, तो वो लेयर्स जो है कितना अपने आप में अनइवन है। वही चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि अगर नेचर ने जमाया होता तो ये इस तरीके की अनइवन लेयर निकल कर ना आती। जो यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है इन दो लेयर्स के बीच में या इन दोनों लेयर्स के बीच में, लगभग उसी तरीके की यूनिफॉर्मिटी यहाँ देखने को मिलती। साफ दिख रहा है कि ये थोड़ी अनइवन लेयर है, इसका मतलब हो ना हो इस पर्टिकुलर लेयर में ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे मनुष्य इस पर्टिकुलर लेयर के टाइम पीरियड में रहे होंगे। तो इससे भी हमको एक अंदाजा लग जाता है, इसकी मदद से भी हम लोग पता कर लेते हैं। अब जितनी लेयर्स आपको इस तरीके की अनइवन मिलेंगी, उससे हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितने टाइम पीरियड तक मनुष्य यहाँ पे रहे होंगे। और उसके बाद जब इवन लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगी, उससे समझ में आएगा कि यार किस टाइम पीरियड के पहले यहाँ पे मनुष्य बिल्कुल नहीं रहा करते थे। अब जो जितनी आपको अनइवन लेयर्स मिलेंगी, उनका पूरा आप स्ट्रेटिग्राफी की मदद से अपना टाइम पीरियड डिसाइड कर लो। सबसे जो लोएस्ट लेयर होगी वो सबसे पुरानी होगी, और सबसे टॉप वाली जो होगी वो सबसे मॉडर्न होगी। तो उसी तरह से इन्होंने जमाया है, सबसे पहले मॉडर्न, फिर अर्ली मॉडर्न, फिर मिडीवियल, फिर उसके बाद में रोमन, फिर प्री हिस्टोरिक, इस तरीके से। और उसके बाद फिर इनको सीधी सीधी लेयर मिलने लगी, तो फिर इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ये नेचुरल एकदम जो है जमाया गया, यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। तो इस तरीके से अलग अलग सामान जो है फिर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एकदम बोन्स मिल गई, स्टोन वॉल मिल गई, स्कल मिल गया, ऐश मिल गई, स्टोन आइडल मिल गई, पॉटरी मिल गई। इस तरीके से अलग अलग लेयर्स फिर सामान वगैरह मिलता चला जाता है। सबसे नीचे जो सामान मिलेगा वो सबसे पुराना होगा, और सबसे ऊपर जो सामान मिलेगा वो सबसे रिसेंट का होगा। इस तरीके से जो है आर्कियोलॉजी में स्टडी की जाती है किसी भी पर्टिकुलर साइट की, किसी भी पर्टिकुलर मोंड की। और इन सारी साइट्स को, इन मोंड्स को फिर स्टडी कर कर, इन अलग अलग लेयर्स को स्टडी कर कर स्ट्रैटिग्राफी में एक कल्चरल सीक्वेंस बनाया जाता है और किसी भी जगह के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। और यही काम हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में भी हुआ था। अलग अलग लेयर्स को स्टडी किया गया, अलग अलग इनके जो है अलग अलग टाइम पीरियड में कितना जो आपको अनइवननेस देखने को मिली है वो सब देखा गया। सामान जो है वो सारा स्टडी किया गया, और उसके बाद इन लोगों को समझ में आया कि हमारा जो ये अनुमान था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का इतिहास जाके शुरू होता है, ये बात सच नहीं है, कहानी उससे बहुत ज्यादा पीछे जाती है। तो अब वही सारी चीजें अपने को, जो सारे सवाल थे, इनका कंफ्यूजन कैसे दूर हुआ, ये उसमें ये सारे कंसेप्ट का क्या रोल है वो अपन ने पढ़ के खत्म किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, एंड न्यू वर्ल्ड सिविलाइजेशन, अब इसको हम लोग देखते हैं, जिसमें जो कनिंगम का कंफ्यूजन था या बाकी जो आर्कियोलॉजिस्ट के कंफ्यूजन थे वो कैसे दूर हुए, वो अब हम लोग समझेंगे। कंसेप्ट अपन ने ये देख ही लिया है कि
किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टैटिग्राफी का यूज़ किया गया था और इसकी मदद से निष्कर्ष निकाले गए थे। और अल्टीमेटली वे निष्कर्षों की मदद से फिर ये कैसे पता चला कि एक अपने आप में ओल्ड सिविलाइजेशन है और कितना पुरानी है। अब वो कैसे कन्फ्यूजन्स वगैरह दूर हुए और कैसे आपने ये निष्कर्ष बनाए, कैसे दुनिया को बताया कि ये कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है और हिंदुस्तान और कितने हज़ार साल पुराना है, ये आपको कैसे पता चला। वो सारी बातें हम अपन लोग इस टॉपिक में देखेंगे जिसका नाम है न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। चलें, देखते हैं इसे।